हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक देवांगन और आप देख रहे हैं एग्रीजीव एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी की संपूर्ण सरल और सटीक पढ़ाई और हिंदी इंग्लिश नोट्स के साथ पढ़ाने वाली यूट्यूब की एकमात्र चैनल। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। पूरा डिटेल से इसमें पढ़ने वाले हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होते हैं और इसमें क्या क्या बाहर निकलता है, साथ साथ के कितने फेजेस में इसको डिवाइड किया गया, यानी कि कितने इसके भाग होते हैं और ये कैसा चलता है, कितने दिन में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, इसको पूरा डिटेल से यहाँ पर समझेंगे। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए ताकि आपको अच्छे से जानकारी इसमें मिल सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इसको आम भाषा में जो है इसको शॉर्टकट में जो है एमसी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, हमारे पास अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। रजो धर्म बोलते हैं, ऋतुस्राव के नाम से बोलते हैं और मेंस्ट्रुएशन साइकिल एमसी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। इसमें कैसे होते हैं यहाँ पर हमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात ये करते हैं कि जब स्टार्टिंग होता है, जैसे कि कोई फीमेल है, कोई गर्ल्स है, तो उसका स्टार्टिंग जब पीरियड होता है तो उस समय इसको क्या नाम से इसको जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं हिंदी में रजो दर्शन कहते हैं। सबसे पहले जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं रजो दर्शन और इंग्लिश में बोलते हैं इसको मीनार्च के नाम से इसको जानते हैं। इसमें मैंने लिखा है यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ एमसी एट प्यूबर्टी, आपका 11 से 13 साल में। तो 11 से 13 साल में सबसे पहले जो वहाँ पर एमसी आएगा उसको क्या बोलते हैं, रजो दर्शन कहते हैं या मीनार्च के नाम से इसको जो वो जाना जाता है। ठीक है। और इसके फेजेस जो हमारे पास होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज होता है पहला, दूसरा है फॉलिकुलर फेज, तीसरा है आपका ओवुलेटरी फेज और चौथा है आपका लुटियल फेज। ये जो है 4 फेजेस में इसको जो है डिवाइड करके इसमें रखा गया है और ये चारों फेजेस के अंदर इसमें जो है वो लगभग ये 4 जो है फेज जो है आपका लगभग पूरा 28 दिन में कंप्लीट जो है वो होता है। तो 28 दिन में कैसे कैसे कंप्लीट होगा इसको यहाँ पर अभी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला फेज इसमें आता है आपका मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज ये कब होता है आपका जो है 3 से लेकर जो है 5 दिन तक जो है प्रवस्था को कहते हैं। 3 से लेकर 5 दिन तक प्रवस्था को कहते हैं, जिससे जो होगा आपका रजोस्राव जो इसमें होता है, मतलब इसमें ब्लीडिंग होता है। 3 से लेकर 5 दिन तक इसमें जो है ब्लीडिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से इसको जानते हैं। कई जो फीमेल होता है वो 3 से लेकर 5 दिन होता है और कई में जो है 3 से लेकर जो है 7 दिन तक भी इसमें जो है वो हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उसमें जो स्राव होगा, सिक्रेशन होगा, ब्लीडिंग जो होता है आपका 3 से लेकर 5 दिन तक, या तो आपका 5 से लेकर 7 दिन तक इसमें वो हो सकता है। ठीक है। फिर बोलता है प्रत्येक साइकिल में 35 से 40 ml ब्लड लॉस होता है। प्रत्येक साइकिल जो रहता है, प्रत्येक जो एमसी रहता है उसमें लगभग आपका 35 से 40 ml जो है ब्लड का लॉस इसमें जो है होता है। 35 से 40 ml ब्लड हमारे शरीर से, यानी कि फीमेल के शरीर से बाहर वो निकलता है। अब इसमें क्या होता है, एमसी में जो है आपका टूटा हुआ एंडोमेट्रियम का लेयर एंड जो है बॉडी फ्लूइड होता है। तो जो एमसी होता है उसमें एंडोमेट्रियम का टूटा हुआ लेयर, यानी कि यूटेरस का जो लेयर होते हैं, यूटेरस में 3 लेयर होते हैं आपका, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो 3 लेयर होते हैं, जिसमें से आंतरिक जो लेयर हमारे पास है एंडोमेट्रियम, वो जो है वहां से बाहर जो है वो होता है। और उसी तरह से इसमें आएगा टूटी हुई एंडोमेट्रियम को जो है आपका क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम फंक्शनल्स के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो स्ट्रेटम फंक्शनल्स के नाम से इसको जानते हैं, टूटी हुई एंडोमेट्रियम के लेयर को, जो कि एमसी में आपका क्लॉटिंग या जमा छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जो है वो बाहर वो आता है। और इसी को और क्या बोलते हैं आपका, वीपिंग ऑफ यूटेरस इज मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। तो वीपिंग ऑफ यूटेरस मतलब जो वहां से जो ब्लीडिंग हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, वीपिंग ऑफ यूटेरस। तो इसी का कहा जाता है आपका मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी पुअर डाइट, स्ट्रेस एंड पुअर हेल्थ। अगर किसी का मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, किसी समय पे उसका साइकिल जो है ब्रेक हो जाता है, हर महीने जो है नहीं आता, किसी महीने में रुक कर आ गया, 1 महीने में 2 महीने में रुक कर आ गया, तो वो किस कारण से होता है, तो पुअर डाइट के कारण, आपके खाने पीने में जो है कमजोरी, प्रोटीन वगैरह की जो है कमी कारण। कई सारे जो फीमेल्स है, गर्ल्स हैं, वो जो है खाना कम खाते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं, जिससे उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन के तत्व उसको नहीं मिल पाते, जिससे उसका इफेक्ट जो है वो मेंस्ट्रुएशन पर वो पड़ता है। साथ साथ इसमें स्ट्रेस, तो कई सारे जो गर्ल्स होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा सोचने और चिंतन वाले होते हैं, तो इसके कारण भी ये प्रक्रियाएं होती है, रुक जाता है। और इसमें पुअर हेल्थ, तो कई लोगों का जो है पुअर हेल्थ मतलब जो उसका शारीरिक दक्षता बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो होते हैं, जिसके कारण से उसमें मेंस्ट्रुएशन का समय भी आगे पीछे जो है इसमें होता है। और इसमें जो है वो आपका मेंस्ट्रुअल फेज में लगभग आपका 3 से 5 दिन तक चलने वाला होता है, जिसमें ब्लीडिंग इसमें होता है। ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास दूसरा फेज आता है जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज के नाम से जानते हैं, या इसका एक और नाम है आपका प्रोलिफरेटिव फेज के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, जो कि आपका कितना होगा, आपका 5 से लेकर 13 दिन तक जो है वो
चलता है। कितने दिन तक चलेगा? 5 से लेकर 13 दिन तक जो है चलने वाला प्रक्रिया होता है। और इस फेज में जो है आपका 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होती है या घटती है। 2 महत्वपूर्ण या मेन जो है घटना इसी पर जो है घटने वाला है। पहला जो रहता है हमारे पास जो है प्राइमरी फॉलिकल से आपका जो है ग्राफेन फॉलिकल्स में जो वो चेंज होता है। प्राइमरी फॉलिकल जैसे ओवरी में क्या होता है कि ओवरी में जो है आपके प्राइमोडियल जर्म सेल से ही आपके ग्राफेन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से इसमें प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, फिर उसके बाद ग्राफेन फॉलिकल। तो इस तरह से इसमें जो है आपके ग्राफेन फॉलिकल में जो है एक मेच्योर ग्राफेन फॉलिकल्स में से फॉर्मेशन होता है, जिससे सेकेंडरी साइड जो है बाहर वो आते हैं। अब दूसरा इसमें क्या होता है, तो यह है एंडोमेट्रियम का जो है पुनः निर्माण होता है। एंडोमेट्रियम लेयर का क्या होगा? पुनः निर्माण होगा, यानी कि जो वहां पर टूटा था उसका पुनः यहाँ पर फॉर्मेशन होना इसमें शुरू होते हैं। और ये जो दोनों इवेंट है हार्मोन्स के थ्रू जो है वो रेगुलेट होते हैं। ये दोनों इवेंट होगा किसके थ्रू? आपके हार्मोन्स के थ्रू जो है रेगुलेट होने वाले रहते हैं, क्योंकि बिना हार्मोन्स के यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हार्मोन्स के थ्रू यहाँ पर एक्टिविटी जो है होगा। यूटेरस में हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है? आपके ओवरी में। तो दोनों में जो है हार्मोन्स का खेल होगा, जिसके द्वारा इसमें होगा। तो जिसमें आपका है LH और FSH मतलब ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है। इन दोनों हार्मोन्स का स्तर जो है क्या होगा? बढ़ेगा, तभी आपका प्राइमरी फॉलिकल से आपका ग्राफेन फॉलिकल और एंडोमेट्रियम का लेयर का पुनः निर्माण इसमें प्रारंभ जो है वो होता है। तो जो FSH होता है वो पुटिकाओं के विकास में हेल्प करता है। FSH जो है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है पुटिकाओं के विकास में जो है ग्रोथ करता है, यानी कि जो है वो हेल्प करता है। और एवं जो है इसी पुटिका सेल से जो है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन्स का इसमें स्रावन होता है। इसी पुटिका सेल से जो है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन यहाँ पे होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका प्राइमरी फॉलिकल से आपका FSH की उपस्थिति में ग्राफेन फॉलिकल में जो है वो चेंज यहाँ पर हो रहा है। ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्तर जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्तर क्या होगा? आपके इस प्रवस्था में उच्च होता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्तर इस प्रवस्था में उच्च होगा, क्योंकि ग्राफेन फॉलिकल के थ्रू जो है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन होना शुरू होगा, तो इसी के कारण जो है आपका जो एस्ट्रोजन का स्तर है वो धीरे धीरे जो इसमें बढ़ना जो है वो शुरू हो जाते हैं। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है आपका यूटेरस में माइटोटिक डिवीजन को जो है प्रमोट करता है। जो वहां पर यूटेरस है, गर्भाशय है, उसमें माइटोटिक डिवीजन मतलब जो एंडोमेट्रियम के लेयर टूटा था उसी के जैसे लेयर फिर से निर्माण हो, उसी के जैसे वहां पर झिल्ली फिर से निर्माण हो, इसलिए वो जो है माइटोटिक डिवीजन को प्रमोट करता है। कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर इसका 2 फेस। और अभी देखते हैं इसका तीसरा और चौथा फेस को यहाँ पर भी देखेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे तीसरा और चौथा फेस को। तो तीसरा फेस हमारा होता है ओव्यूलेटरी फेस होता है। तो ओव्यूलेटरी फेस जो है इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है सेकेंडरी oocyte या अंडे यहाँ से जो है बाहर आते हैं, इसलिए इसको ओव्यूलेटरी फेस जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH अकर ऑन 14 डे ऑफ MC। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? रैपिड सिक्रेशन होगा आपका LH का। तो LH का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो LH के सिक्रेशन यानी कि ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होने के कारण जो है डे 14 पर MC के डे 14 पर क्या होगा? वहां पर आपका ओवुलेशन होगा, यानी कि जो है सेकेंडरी oocyte जो है वहां से बाहर होगा, यानी कि ग्राफेन फॉलिकल से रप्चर्ड होकर जो है वो बाहर उसमें आएगा। जैसे कि हमारे पास जो है कुछ इस तरह से जो है आपके ग्राफेन फॉलिकल्स इसमें रहते हैं और यहाँ पर सेकेंडरी oocyte इसमें ऐसा रहता है। तो इसमें क्या होगा? सेकेंडरी oocyte जो है इसमें बाहर आएगा, तो इसको रप्चर्ड करेगा, तो यहाँ से इसको तोड़कर जो है सेकेंडरी oocyte जो कुछ इस तरह से यहाँ से बाहर जो है ऐसा इसमें आ जाता है। तो ये हो गया इसका सेकेंडरी oocyte और यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से इसमें जो हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ से वो क्या हो गया? सेकेंडरी oocyte इसमें से जो बाहर वो आ जाता है। किसके कारण? LH की मात्रा अधिक होने के कारण जो इसमें जो है बाहर आता है। और इसको कहा जाता है हमारे पास LH सर्ग के नाम से इसको जो है जानते हैं। मतलब आपका ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स की मात्रा अधिक जो रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? LH सर्ग के नाम से उसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है। अब इस सर्ग के कारण जो है 14th डे पर ओवुलेशन होता है। इस सर्ग के कारण जब तक ये सर्ग नहीं आएगा ओवुलेशन की प्रक्रिया इसमें जो है वो नहीं होगा। अन्य सेकेंडरी oocyte जब वहां से बाहर नहीं निकलेंगे, तो सेकेंडरी oocyte को बाहर आने के लिए क्या चाहिए? वहां पर ओवुलेशन होगा। कितने पे? डे 14 पर जो है ओवुलेशन होता है और यहीं पर उसके अंडे जो है वहां से बाहर निकलते हैं। अब उसमें क्या बोलता है? LH हार्मोन के कारण ग्राफियन रप्चर होकर जो है सेकेंडरी oocyte को बाहर निकालता है। तो LH हार्मोन के कारण ही, इसके कारण जो है आपका LH हार्मोन्स के कारण ही उसमें ग्राफेन फॉलिकल जो है इसमें रप्चर्ड होगा और रप्चर्ड होकर इसमें सेकेंडरी oocyte को इसमें से बाहर वो निकालने का काम इसमें करता है। तो जो मैंने यहाँ पर बताया वही यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि सेकेंडरी oocyte को बाहर आना है। जब तक ग्राफेन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर नहीं आएगा, निषेचन उसमें नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन उसमें नहीं होंगे, तो उसको बाहर आने के लिए क्या चाहिए? उसको LH सर्ग की आवश्यकता होती है, तभी उसमें वो बाहर वो आता है। ठीक है।
उसके बाद आएगा हमारे पास जो है ल्यूटियल फेज, चौथा और अंतिम फेज होता है, इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज कब आता है आपका, ये जो है आपका 14 दिन का जो है वो रहता है, ठीक है। मतलब कि जो है आपका इस 14वें दिन से, यानी कि ओव्यूलेटरी डे को कितने में 14वें दिन पर रहता है, तो ये जो है अंतिम 14 दिन जो है वो रहता है, ठीक है। क्योंकि एमसी जो रहता है कितने दिन का, 28 दिन का रहता है, तो स्टार्टिंग का इधर 14 दिन हो गया और इधर पीछे का 14 दिन जो है वो होता है। और अधिकतर बार ये देखा गया है कि जो पीछे का 14 दिन है वो फिक्स रहता है। क्यों? क्योंकि जो है इसमें एलएच सर्ग की मात्रा जो है वहाँ पर हाई होता है, उसके बाद जो है उसको मेंटेनिंग होने में या उसको पुनः न्यू साइकिल आने में उसको जो है 14 दिन का जो है वक्त लगता है। तो ये जो है बहुत बार जो है बहुत फीमेल में देखा गया है कि ये फिक्स रहता है, 14 दिन का जो दिन है वो फिक्स यहाँ पर देखने को मिलता है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज को देखते हैं, 14 दिन का है ये। तो इसमें क्या बोलते हैं, इस फेज में जो है आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का एक्टिव रोल देखने को मिलेगा। इस फेज में क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पर, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के यहाँ पर देखेंगे। देखिए जो एमसी वगैरह हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, उसमें आपको केवल 4 हार्मोन्स को याद रखना है, आपका LH, FSH और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। केवल आपको जो इन 4 हार्मोन्स को यहाँ पर याद में रखना है। इन्हीं 4 हार्मोन्स के द्वारा इसमें सारी एक्टिविटीज के बॉडी में जो है होगा। आपका LH हो गया और आपके FSH हो गया, एस्ट्रोजन हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की एक्टिविटी यहाँ पर आने की एक्टिव रोल देखने को इसमें मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, इस फेज में आपको जो है LH भी यहाँ पर स्रावित होता है कि LH भी यहाँ पर ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन से भी स्रावित होगा, लेकिन कम मात्रा में जो है स्रावित होगा नहीं। इसका जो पीक है वो कब आया था, डे 14 पर पीक आया था, वो धीरे धीरे नीचे यहाँ पर वो हो जाता है। फिर बोलता है इस फेज में जो है आपका एमटी वहां पर ग्राफेन फॉलिकल्स है वो है येलो कलर के अंतःस्रावी रचना में जो है वो बदल जाता है। जो हमारे पास ग्राफेन फॉलिकल है वो क्या हो जाएगा, येलो कलर और येलो कलर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो है वो परिवर्तित इसमें हो जाता है। जो पहले आपका ग्राफेन फॉलिकल पूरे तरह से इसमें भरा हुआ स्थिति यानी कि इसके अंदर सेकेंडरी साइड था, ये सेकेंडरी साइड यहाँ से बाहर आने के बाद जो है ये येलो कलर के जो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में यहाँ पर वो पाए जाते हैं, जिससे द्वारा क्या होगा, आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिग्रेशन होगा। इसी कार्पस ल्यूटियम के द्वारा जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का इसमें सिग्रेशन जो है होता है। तो यहाँ पर लिखे हमने कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है और इसी कारण इसे जो है आपका ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको ल्यूटियल फेज के नाम से भी इसको जाना जाता है या ल्यूटियल फेज के नाम से इसको जानते हैं। और कार्पस ल्यूटियम से आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावन जो है वो होता है। तो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा ही इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिग्रेशन होगा, वहीं से वो जो है बाहर वो निकलते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन जो है आपका एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो एंडोमेट्रियम के लेयर को मेंटेन करेगा। मेंटेन का अर्थ यही है कि वो प्रेगनेंसी के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है। अगर किसी फीमेल्स में वो प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है और उसका प्रोजेस्टेरॉन लेवल अगर अच्छा है तो उसको ये है कि वो फ्यूचर में प्रेग्नेंट वो हो सकते हैं। साथ साथ इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को एक और नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, इसको बोलते हैं हमारे पास जो है यहाँ पर हमने लिखे हैं एंटी एबॉर्शन हार्मोन्स के नाम से इसको जानते हैं। आपको याद रखना है, एंटी एबॉर्शन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ है, इम्प्लांटेशन हुआ है, तो इम्प्लांटेशन के बाद जो है आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिग्रेशन लगातार इसमें जो है वो होता रहता है ना, जब तक कि वहाँ से डिलीवरी ना हो जाए। अगर ये हार्मोन्स का स्तर गिर जाता है, हार्मोन्स का स्तर यहाँ पर अगर गिर गया तो उसमें वो एबॉर्ट हो जाता है, मतलब बच्चा जो इसमें खराब हो जाता है। क्यों होता है खराब वो, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल गिर जाता है इसी कारण से। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बिना जो है प्रेगनेंसी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से उसको मेंटेन करके रखेगा प्रेगनेंसी को। अगर उसका लेवल कम हुआ तो सीधा सा बात है कि बच्चा वहाँ पर खराब हो गया। तो इसीलिए बोला जाता है इसको जो है एंटी एबॉर्शन हार्मोन्स के नाम से इसको जानते हैं। और ये था आज का हमारा वीडियो किस पे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे या मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा इसी के ऊपर मैं इसका हार्मोनल रेगुलेशन लेकर आऊँगा चार्ट के साथ कि उसमें कैसा हार्मोन्स का रेगुलेशन होता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज का जो वीडियो हमारा पसंद आया होगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।